गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा, और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ के आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है, तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी। मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया, जहाँ उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन, सच में तुम भले इंसान हो, और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बिरजू एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था। पहले वो ढाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए, स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था, लेकिन बिरजू को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना पसंद था। वो पत्थर से घर बनाता था, उस वजह से मोहन उसे डांटता भी था। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। बिरजू बड़ा हो गया, मोहन बीमार पड़ गया। बिरजू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया। उसका बेटा 10 साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया। जाने से पहले मोहन ने बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, वो ढाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद मोहन ने आखिरी सांस ले ली। अपने मरते हुए पिता से बिरजू ने वादा कर दिया था, अब उसे वादा निभाना ही था। लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ में वो बात नहीं थी। बिरजू भाई, बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर। अब क्या ही कर सकते हैं, रोटी और भिंडी मसाला देना 1 प्लेट। हाँ मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है, लेकिन खाते ही उस आदमी का मुंह बन गया। अरे ये क्या है, इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है। किसने बनाया है ये? जी मैंने बनाया है। क्या यार बिरजू भाई, इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है। अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा क्या? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक जाइए मालिक। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। निराश होकर बिरजू घर चला आया। उसकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता, तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा, एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बिरजू की जाने दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझ आ रहा था। राघव बिरजू का चचेरा भाई था। राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिरजू का ढाबा छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी। मनोहर बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, क्या खुशखबरी लाया है तू। अब बारी है उन्हें मजा चखाने की। अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट बनाएंगे? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे उधार लेंगे और रेस्टोरेंट नहीं चला तो चलेगा कैसे नहीं? हम स्वादिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला। कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे। टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टोरेंट बनाने का काम शुरू हो गया। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, मर गए, राघव और मनोहर चाचा रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अब तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहाँ बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है। नया साफ सुथरा रेस्टोरेंट देखकर लोग वहाँ जाने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगे। जो बचे खुचे लोग ढाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजू को 2-4 बातें सुनाकर जाते थे। अब बिरजू कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था। उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था। अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे। इसीलिए बिरजू चुप रहता और लोगों की बातें सुन लेता। धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। स्कूल में फीस न देने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। घर में 2 वक्त चावल और साग बनने लगा। एक रात को बिरजू रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, राघव इतना अच्छा खाना बना कैसे रहा है? टेस्ट कहाँ से ला रहा है वो? पता नहीं, सीखा होगा कहीं से। ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है।
ये दोनों तो चोर लफंगे धोखेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला। राघव कहीं जा रहा है। बिरजू ने उसका पीछा किया। राघव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरीदी। मैंने सही पकड़ा था। बिरजू ने अपने मोबाइल पर पिक्चर उठा ली। उधर सरला की तबीयत खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा, माँ, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी। मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया। उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकालकर बिरजू ने रेस्टोरेंट के बाहर चिपका दी। लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए। लोगों ने मनोहर और राघव को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिरजू खुश होकर घर लौटा और सरला को सब कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ढाबा भी कैसे चलेगा? लीजिए भिंडी मसाला खाइए, मैंने बनाया है। बिरजू और सरला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोनों की बोलती बंद हो गई। मुन्ना बेटा, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है। सच? हाँ बेटा, तुझे तेरे दादाजी का टैलेंट मिला है। मुझे आज खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा, रुक जा, मुझे एक आइडिया आया है। मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से ढाबा बनाता हूँ। लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वाह पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। और फिर क्या था? बिरजू ने पत्थर की भिंडियों से ढाबा बनाया और ढाबा चल पड़ा। मुन्ना खाना बनाने लगा और बिरजू बाकी काम संभालने लगा। ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।